कभी कभी ना जब कोई जादू का खेल चल रहा होता है हम्म। तो हमारा पूरा ध्यान बस जादूगर के हाथों पर होता है। हाँ, बिल्कुल हम वही देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। सही कहा। मतलब हवा में लहराती कोई छड़ी हो गई या अचानक से किसी रुमाल का कबूतर बन जाना और हम बस तालियां बजाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एकदम सच है। लेकिन जो लोग उस कला को समझते हैं ना, वो जानते हैं कि असली खेल मंच पर हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, असली खेल तो मंच के पीछे कहीं अंधेरे में बैठा कोई और ही व्यक्ति खेल रहा है, जो बड़ी खामोशी से बस रस्सियां खींच रहा है। और राजनीति में तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और खासकर आज के इस सोशल मीडिया के तेज दौर में, मतलब ये जो बाजीगरी है ना, ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। तो आज हम जिस विषय पर ये गहन चर्चा करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसी ही एक राजनीतिक बाजीगरी के दावों की गहराई में उतरने का प्रयास है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो ठीक इसी मंच के पीछे चल रहे खेल को बेनकाब करने का दावा करता है। जी हाँ, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज हम 7 अगस्त 2026 को आरएमएन न्यूज में राकेश रमन द्वारा लिखे गए एक बेहद आक्रामक और गहराई से जांच पड़ताल करने वाले इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल का विश्लेषण कर रहे हैं। और इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, हमें ये जांचना है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसे आज के समय में जेन-ज़ी युवाओं का एक बिल्कुल स्वाभाविक जमीनी और ऑर्गेनिक आंदोलन बताया जा रहा है, क्या वो वाकई में परेशान छात्रों की आवाज है, या फिर जैसा कि ये आर्टिकल दावा कर रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल द्वारा बहुत ही चतुराई से खड़ा किया गया एक राजनीतिक मुखौटा या फ्रंटल आउटफिट है। ये एक ऐसा विषय है ना जिस पर बहुत बारीकी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि मतलब ये सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, उनकी भावनाओं से जुड़ा है। हाँ, और इसीलिए ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूँ। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो सत्ता में बैठी सरकार हो या फिर विपक्ष हो। एकदम सही, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा काम केवल इस सोर्स मटेरियल में दिए गए दावों, ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों का विश्लेषण करना है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ताकि सच्चाई के अलग अलग पहलू सबके सामने आ सके, है ना? बिल्कुल। तो चलिए फिर इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि इस आर्टिकल में दावों और तारीखों की एक बहुत लंबी फहरिस्त दी गई है। मुझे लगता है शुरुआत उस घटना से करते हैं जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, मतलब एक तथाकथित युवा क्रांति का रातों रात अचानक रुक जाना। जंतर मंतर वाले विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ वही, जरा वो दृश्य सोचिए। चिलचिलाती गर्मी है, देश भर में आम छात्र पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं, और सीजेपी का एक बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित प्रदर्शन वहां चल रहा था। और फिर 25 जुलाई को कुछ अजीब होता है। एकदम से 25 जुलाई को जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, सीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रातों रात अपना तंबू उखाड़ लिया। और तथ्य यही इशारा कर रहे हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। आर्टिकल भी इसी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा जोर देता है। मतलब ये सिर्फ कोई छोटा सा ब्रेक नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से विरोध का मैदान छोड़ देना था। वो लोग वहां से पूरी तरह गायब हो गए। और यार यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर अचानक मेगाफोन पर कट बोल दे और जो मुख्य कलाकार हैं वो अपना मेकअप उतारकर एसी वैनिटी वैन में चले जाएं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने, है ना? लेकिन जो कैमरे के पीछे बैकग्राउंड के कलाकार हैं, मतलब जो देश के असली आम छात्र हैं जिनका सच में नुकसान हुआ है, वो अभी भी उसी चिलचिलाती धूप में लड़ रहे हैं। वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पर उनके नेता घर जा चुके हैं। हाँ, वो अकेले रह गए सड़कों पर। लेकिन एक मिनट, क्या हम कुछ ज्यादा ही शक नहीं कर रहे हैं यहाँ? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि छात्र सच में प्रदर्शन करते करते थक गए हों? ये एक स्वाभाविक सवाल है। या फिर उन्हें लगा हो कि एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ही उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। हम इसे तुरंत एक साजिश या राजनीतिक चाल क्यों मान लें? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो एक सच्चे जमीनी आंदोलन और एक प्रायोजित राजनीतिक प्रॉक्सी के बीच का फर्क उनके खत्म होने के तरीके से ही पता चलता है। अच्छा, वो कैसे? आर्टिकल के अनुसार ये कोई इत्तेफाक या थके हुए छात्रों की जीत नहीं है। इसे सीजेपी के राजनीतिक डिजाइन का एक कैलकुलेटेड फीचर बताया गया है। मतलब ये सोची समझी रणनीति थी। मतलब ये पहले से तय था कि इस्तीफा आते ही सब खत्म कर देंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि एक स्वतंत्र दबाव समूह
या सच्चा छात्र आंदोलन तब तक शांत नहीं होता जब तक कि मूल समस्या जैसे कि पेपर लीक का पूरा नेटवर्क जड़ से खत्म न हो जाए। हाँ, वो तो है। असली आंदोलन इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होते। एक सच्चा आंदोलन बिखर सकता है, उसमें दरारें आ सकती हैं, लेकिन वो रातों रात किसी अदृश्य स्विच से बंद नहीं होता। तो फिर प्रॉक्सी कैसे काम करता है? एक राजनीतिक हथियार या प्रॉक्सी का काम सिर्फ एक खास लक्ष्य हासिल करना होता है। उसका नियंत्रण किसी केंद्रीय कमांड के हाथ में होता है। अच्छा, तो उनका लक्ष्य सिर्फ इस्तीफा था? हाँ, जैसे ही वो राजनीतिक लक्ष्य हासिल हो गया, मतलब एक हाई प्रोफाइल इस्तीफा और सरकार की किरकिरी हो गई, तो उस प्रॉक्सी की जरूरत खत्म हो गई। इसीलिए उन्हें तुरंत वापस बुला लिया गया। उफ, ये तो एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आम छात्रों का गुस्सा बस एक हथियार था, किसी और ने उसे इस्तेमाल किया और काम खत्म होने पर वापस म्यान में रख लिया। आर्टिकल का लेखक ठीक यही तर्क दे रहा है। उनका दावा है कि सीजेपी कोई स्वतंत्र इकाई है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? ये एक लक्षित राजनीतिक डिसरप्शन पैदा करने के लिए बनाई गई मशीनरी है। असली छात्रों की चिंता करना उनका मूल उद्देश्य कभी था ही नहीं। यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर उनके काम करने का तरीका और आंदोलन को रोकने की क्षमता इतनी सदी हुई है, तो सवाल उठता है कि उन्होंने इसे खड़ा कैसे किया। और यहीं से हम आर्टिकल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी, जहाँ एक रिसाइकल्ड प्लेबुक की बात की गई है। मतलब पुराने और आजमाए हुए राजनीतिक हथकंडों को ज्यों का त्यों दोहराना। जब मैंने इसमें ये तारीखें देखी ना, तो मुझे लगा कि ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये शायद इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे मजबूत हिस्सा है। यहाँ काम करने के एक बहुत स्पष्ट पैटर्न को पहचाना गया है। तो जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 18 जुलाई 2026 जंतर मंतर पर भूख हड़ताल चल रही है। वहां सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत डिपके पर अचानक नीली स्याही फेंकी जाती है। कैमरे चमकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, जो कि बहुत नाटकीय था। हाँ, अब थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं। 2013 और 2016 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की रैलियों में भी हूबहू स्याही फेंकने की घटनाएं हुई थी। बिल्कुल हुई थी। पैटर्न यहीं से दिखना शुरू होता है। फिर 15 जून 2026 को जयपुर के शहीद स्मारक पर डिपके को कथित तौर पर थप्पड़ मारा जाता है। और उसके बाद 20 जुलाई को उनके संसद चलो मार्च में हिंसक झड़पें होती हैं। और अगर हम फिर से पुराने पन्ने पलटें तो 2014 के सुल्तानपुरी और 2019 के मोतीनगर में केजरीवाल के साथ भी ठीक ऐसे ही थप्पड़ कांड और झड़पें हुई थी। मतलब ये क्या चल रहा है? और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती है। सही कहा। जुलाई और अगस्त के दौरान सीजेपी के नेता लगातार मीडिया में दावा कर रहे थे कि उन्हें अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये कि पुलिस उन्हें मनगढ़ंत मामले में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जो कि दिलचस्प रूप से बिल्कुल वही नैरेटिव है जो आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों में सेट किया था, खासकर 2012 से 14 के बीच। मतलब गिरफ्तारी का डर दिखाना। हाँ, गिरफ्तारी का डर दिखाना और खुद को एक कमजोर पीड़ित इंसान के रूप में पेश करना, बहुत आक्रामकता के साथ। लेकिन यहाँ मैं एक मिनट के लिए फिर से डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। देखिए, राजनीति एक गंदा खेल है ना? वो तो है। जो भी नया युवा नेता व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरता है, उसकी पुलिस से झड़प होना या किसी सिरफिरे का उस पर हमला करना आम बात है। हम ये क्यों मान रहे हैं कि डीपीके के साथ जो हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है? ये बस एक संयोग भी तो हो सकता है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन हमें इसे मनोविज्ञान और मीडिया रणनीति के नजरिए से समझना होगा। हर आंदोलन में हिंसा या विरोध हो सकता है, पर घटनाओं का प्रकार देखिए। घटनाओं का प्रकार मतलब? विशेष रूप से स्याही फेंकना या सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना, ये एक बहुत ही परखी हुई प्लेबुक का हिस्सा है। आर्टिकल इसे स्पष्ट रूप से स्क्रिप्टेड ऑपरेशनल पैरेलल कहता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या खास है? क्योंकि इसके जरिए कृत्रिम रूप से सहानुभूति पैदा करना बहुत आसान होता है। सहानुभूति कैसे पैदा होती है इससे? देखिए, जब किसी नेता पर स्याही फेंकी जाती है तो उसे कोई शारीरिक चोट नहीं लगती, लेकिन विजुअल रूप से, मतलब देखने में, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव पैदा करता है। अच्छा, टीवी स्क्रीन के लिए? हाँ, एक साफ सुथरे कपड़े पहने युवा नेता के चेहरे पर स्याही, ये दृश्य देखते ही वो नेता पल भर में एक विद्रोही से पीड़ित में बदल जाता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि पीड़ित के साथ हर कोई खड़ा होना चाहता है, खासकर भारत की राजनीति में। यही तो असली पेच है। ये रणनीति सीधे आम इंसान की भावनाओं से खेलती है। न्यूज चैनलों को ऐसे विजुअल बहुत पसंद आते हैं। हाँ, लूप पर चलाते हैं वो ऐसे। बिल्कुल,
करोड़ों रुपए खर्च किए बिना प्राइम टाइम न्यूज में जगह बनाने और जनता की सहानुभूति बटोरने का ये सबसे सस्ता तरीका है। कमाल है। आर्टिकल का तर्क यही है कि सीजेपी के योजनाकारों ने कुछ नया नहीं सोचा। उन्होंने बस उसी पुरानी और सफल स्क्रिप्ट को उठाया, अभिनेताओं के नाम बदले और उसे 2026 के जेनजी युवाओं के सामने एक नए नाटक के रूप में पेश कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया मुझे किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग जैसी लग रही है। कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग कैसे? मतलब मान लीजिए एक पुरानी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अब बाजार में नहीं बिक रहा या उसकी छवि खराब हो गई है, तो वो युवाओं को लुभाने के लिए एक बिल्कुल नया यूथ ब्रांड लॉन्च करते हैं। अच्छा, हाँ। उस नए ब्रांड का लोगो बहुत कूल होता है, पैकेजिंग चमकदार होती है, भाषा भी एकदम इंटरनेट वाली होती है। लेकिन जब गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वही पुराने लोग हैं। ये उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है और इस इन्वेस्टिगेशन का अगला हिस्सा ठीक इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेहरे से नकाब हटाता है। हाँ, सीजेपी का डीएनए। मतलब जब काम करने का तरीका इतना मेल खा रहा है तो क्या इसे चलाने वाले लोग भी वही हैं? आर्टिकल में दिए गए तथ्य सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके के बारे में जो जानकारी है वो बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, वो कोई आम कॉलेज के छात्र नहीं है जो अचानक व्यवस्था से परेशान होकर सड़क पर आ गए। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2020 से 23 तक वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट और प्रमुख वॉलंटियर के रूप में काम कर चुके हैं। सोचिए, यहां तक कि उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को मीडिया संबंधों पर बाकायदा सलाह भी दी थी। और सिर्फ डिपके ही इस कड़ी का एकमात्र हिस्सा नहीं है। उनके जो प्रमुख प्रवक्ता है सौरभ दास, उनका भी एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक इतिहास रहा है। अरे हाँ, सौरभ दास, उनके बारे में क्या लिखा है? जब दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अदालती फैसले आ रहे थे, तब यही सौरभ दास सार्वजनिक रूप से उन फैसलों का कड़ा विरोध कर रहे थे और पार्टी का बचाव कर रहे थे। यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये मीम पेज वाली बात बहुत अजीब लगी। मीम पेज वाली बात? हाँ, आर्टिकल बताता है कि सीजेपी कोई जमीनी स्तर से उठा आंदोलन था ही नहीं। शुरुआत में ये इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक मीम पेज था। मतलब कोई इंटरनेट का मजाकिया पेज रातों रात जमीनी आंदोलन कैसे बन सकता? यहीं पर तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है, कैसे डिजिटल दुनिया के नए औजारों का इस्तेमाल मानव मनोविज्ञान को चकमा देने के लिए किया गया। चकमा देने के लिए? हाँ, एक मीम पेज कोई साधारण चीज नहीं है। ये आज के दौर का सबसे खतरनाक राजनीतिक हथियार हो सकता है। वो कैसे? मीम्स तो बस हंसाने के लिए होते हैं ना? क्योंकि मीम के जरिए बहुत ही जटिल राजनीतिक विचारों को हंसी मजाक में लपेटकर युवाओं के दिमाग में डाला जाता है। अच्छा। जब कोई इंसान कोई गंभीर राजनीतिक लेख पढ़ता है तो उसका दिमाग तर्क वितर्क करता है, सवाल उठाता है। लेकिन जब वो कोई मीम देखता है तो दिमाग का वो तार्किक हिस्सा बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ उस मजाक पर हंस रहे होते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई तर्क नहीं होता, बस हंसी होती है। और वही हंसी धीरे धीरे एक राजनीतिक विचारधारा में बदल जाती है। बाप रे। आर्टिकल यही बता रहा है कि कैसे एक स्थापित राजनीतिक मशीनरी ने इस डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया। और जब इस डिजिटल पेज को सड़कों पर उतारा गया तो दीपके ने इसे चलाने के लिए सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे अपने पुराने सहयोगियों को ही चुना। सब कुछ एक ही सर्कल के अंदर हुआ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब जुलाई में जंतर मंतर पर गर्मी और थकान के कारण असली छात्रों की भीड़ कम होने लगी थी, तो रिपोर्ट कहती है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने आकर भीड़ बढ़ाई, जिसे एस्ट्रोटर्फिंग कहा गया है। जी, एस्ट्रोटर्फिंग। पर यह एस्ट्रोटर्फिंग असल में काम कैसे करती है? असली छात्रों को पता कैसे नहीं चलता कि उनके बीच राजनीतिक कार्यकर्ता घुसे हुए हैं? देखिए, एस्ट्रोटर्फिंग का मतलब है किसी आंदोलन को कृत्रिम रूप से जमीनी या ऑर्गेनिक दिखाना। जैसे नकली घास यानी एस्ट्रोटर्फ को असली घास की तरह बिछा देना। अच्छा, तो ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होता है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। जब भीड़ कम होने लगती है तो अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सादे कपड़ों में छात्रों के बीच भेज दिया जाता है। ये कार्यकर्ता जानते हैं किनारे कैसे लगाने हैं, कैमरों के सामने कैसे खड़ा होना है और भीड़ को कैसे उकसाना है। ओहो। एक आम छात्र के लिए ये समझना लगभग असंभव हो जाता है कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति भी उसी की तरह एक पीड़ित छात्र है या फिर किसी राजनीतिक दल के पेरोल पर काम करने वाला एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता। ये वाकई एक डरावना सच है यार। अगर ये साबित हो जाता है कि सीजेपी को कौन चला रहा है और मशीनरी कैसे काम कर रही है, तो उनके द्वारा चुने गए मुद्दों के पीछे का कारण बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। बिल्कुल। और इस हिस्से को राजनीति विज्ञान की भाषा में
चयनात्मक सक्रियता यानी सिलेक्टिव एक्टिविज्म कहा जाता है। हाँ, और तथ्यों पर नजर डालें तो सीजेपी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक रवैया अपनाती है। जैसे 4 अगस्त का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो E20 पेट्रोल वाला प्रदर्शन। बिल्कुल। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। वे हर छोटे बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर उतरने का तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा पंजाब को देखिए। वही तो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां हाल ही में बहुत गंभीर पेपर लीक घोटाले हुए हैं। वहां के विपक्षी दल लगातार पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सीजेपी का क्या? इस तथाकथित छात्र हितैषी आंदोलन ने वहां पूरी तरह से रणनीतिक खामोशी साध रखी है। उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक भी बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सच में छात्रों के अधिकारों और पेपर लीक के खिलाफ एक ईमानदार लड़ाई होती तो उनका गुस्सा राज्य की सीमाओं के साथ अचानक गायब कैसे हो जाता है? मतलब ये गुस्सा ऑर्गेनिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये गुस्सा रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्देशित है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि असली छात्रों की जो पीड़ा है उसे महज एक राजनीतिक टूल में बदल दिया गया है? राकेश शमन के इस आर्टिकल का निष्कर्ष यही है। उनका तर्क है कि अरविंद केजरीवाल, जिनके पास फिलहाल कोई बड़ा संवैधानिक पद नहीं है और जो बदलती राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सीजेपी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ढाल मतलब सामने से लाठियां और गोलियां सीजेपी खाए और पीछे से इसका सीधा राजनीतिक फायदा किसी और दल को हो। एकदम सही। राजनीति में इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। अच्छा। जब कोई पार्टी अपनी खुद की ब्रांड इमेज से सीधा हमला नहीं कर सकती या जब उसके अपने शासित राज्यों जैसे कि पंजाब में भारी प्रशासनिक विफलताएं हों जिनका वो बचाव नहीं कर सकते, तो वो एक ऐसा जेंजी मुखौटा तैयार करते हैं। और ये मुखौटा उनके विरोधियों पर हमला करता है। हाँ, और इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, केंद्र सरकार पर लगातार मीडिया का दबाव बना रहता है। और दूसरा ये कि पंजाब जैसी जगहों पर अपनी ही सरकार की विफलताओं से न्यूज चैनलों और जनता का ध्यान बहुत सफाई से भटका दिया जाता है। कमाल की रणनीति है। एक आम छात्र के जेन्युइन गुस्से और निराशा को एक बहुत ही सस्ते राजनीतिक ड्रामे में बदल दिया गया है। यार, ये पूरी चर्चा आज के समय में बहुत ही आंखें खोलने वाली है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सूचनाओं के इस दौर में जहां हर दिन फोन की स्क्रीन पर कोई नया आंदोलन वायरल हो रहा है, उसका असली सच क्या है। बिल्कुल। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दिखने वाली बड़ी भीड़, नारों और ट्रेंडिंग मीम्स को ही सच मान लेते हैं। लगता है कि अगर इतने युवा सड़क पर हैं तो ये जरूर एक सच्चा आंदोलन होगा। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी चूक होती है और जनता धोखा खाती है। यकीन नहीं करना चाहिए। सही बात है। किसी भी जागरूक नागरिक को ये देखना चाहिए कि उस मशीनरी को पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, और मंच पर खड़े नेताओं का इतिहास क्या है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे किन मुद्दों पर चीख चीख कर बोल रहे हैं और किन मुद्दों पर रणनीतिक चुप्पी साध रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। आज की ये चर्चा स्पष्ट करती है कि डिजिटल युग में राजनीतिक धोखाधड़ी कितनी खूबसूरती से की जा सकती है। और अंत में जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस बातचीत से एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है। अगर कोई राजनीतिक दल महज कुछ सोशल मीडिया ट्रिक्स, मीम पेजों और जेन जी की ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके रातों रात एक पूरी तरह से नया और दिखने में असली जमीनी आंदोलन खड़ा कर सकता है, तो आगे क्या होगा? वही तो, आने वाले भविष्य में एक आम नागरिक के लिए यह पहचानना कितना मुश्किल हो जाएगा कि सड़क पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो सच में लूटी गई जनता का असली दर्द है या फिर वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोगशाला में रचा गया कोई नया प्रयोग है। ये वाकई एक डराने वाला सवाल है, क्योंकि अगर समाज में असली दर्द और नकली ड्रामे के बीच का फर्क ही खत्म हो गया, तो जो लोग सच में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज हमेशा के लिए इस बनावटी शोर में दब जाएगी। एक बहुत ही कड़वा सच, और हम सब शायद उसी जादू के खेल के दर्शकों की तरह रह जाएंगे जो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो खुद उस जादू का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, और उनके दिमाग से खेला जा रहा है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, जुड़े रहिए, हर जानकारी को परखते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सवाल पूछते रहिए।